नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अपने रिसेंट वीडियोस में कई बार आपको बताया है कि कंडीशनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास दुनिया की बेस्ट बॉडी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास कंडीशनिंग नहीं है, मसल इंसर्शंस नहीं है, मसल डेंसिटी नहीं है, ड्राई पॉलिश्ड लुक नहीं है, तो आप आईएफबीबी के शोज में हायर रैंकिंग प्लेस नहीं हो सकते। सेड्रिक मैकमिलन एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो वीक्स बिफोर द शो या फिर आर्नोल्ड क्लासिक में काफी अच्छी कंडीशनिंग लेके आते हैं और आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत चुके हैं। लेकिन जब मिस्टर ओलंपिया की बात आती है तो पता नहीं उनकी कंडीशनिंग में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि उसकी वजह से उनकी प्लेसिंग्स इस तरीके से हर्ट हो जाती है कि वो डायरेक्ट टॉप 5 टॉप 6 से ही बाहर हो जाते हैं। सेड्रिक मैकमिलन की टॉप प्लेसिंग जो आई है मिस्टर ओलंपिया में वो 7th प्लेस है, जो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सेड्रिक मैकमिलन की फिजिक को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि टॉप 3 में हमेशा प्लेस होने चाहिए सेड्रिक मैकमिलन। सो आज इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सेड्रिक मैकमिलन की कंडीशनिंग की प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो के दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये है कि जो मैं खुद समझता हूँ, मैंने जो खुद रिसर्च किया है और सेड्रिक मैकमिलन की पोजिंग और सब कुछ देखने के बाद जो मेरे खुद के विचार है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस सेड्रिक मैकमिलन के खुद के क्या व्यूज है इसके ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो मेरे साथ इस वीडियो में कंप्लीटली एंड तक बने रहिए दोस्तों, और आज इन डेप्थ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि सेड्रिक मैकमिलन की कंडीशनिंग की प्रॉब्लम क्या है। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी कैजुअल बॉडी बिल्डिंग फैंस है या सेड्रिक मैकमिलन की फैंस है, मेरी तरह मैं भी खुद सेड्रिक मैकमिलन का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप हमेशा मेरी बात से एग्री करेंगे कि सेड्रिक मैकमिलन की प्लेसिंग हमेशा हायर होनी चाहिए आईएफबीबी के शोज में। टॉप 7 प्लेस होना ये कोई आम बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सेड्रिक मैकमिलन को हमेशा टॉप 3 में फिनिश होना चाहिए। आप उनके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को देख ही सकते हैं, और जिस तरीके से वो अपना एक एस्थेटिक लुक और इतनी बेहतरीन पोजिंग लेके आते हैं, सो ऑफ कोर्स सेड्रिक मैकमिलन को टॉप 3 में प्लेस होना चाहिए। कैजुअल बॉडी बिल्डिंग फैंस तो यही मानते हैं। लेकिन अगर सेड्रिक मैकमिलन की आईएफबीबी प्लेसिंग्स को देखा जाए तो उनकी प्लेसिंग सिर्फ 7th आई है। 2016 और 2019 के मिस्टर ओलंपिया में टॉप 7 में फिनिश हुए थे सेड्रिक मैकमिलन, जो मैं मानता हूं कि काफी खराब बात है। इस लेवल के बॉडी मास के साथ आप 7th प्लेसिंग पे नहीं आ सकते। सेड्रिक मैकमिलन के पास वो हर एक चीज है जो उनको मिस्टर ओलंपिया बना सकती है। उनके पास करिश्मा है, स्टेज प्रेजेंस है, मसल मैच्योरिटी काफी अच्छी है, उनके फैंस का सपोर्ट काफी अच्छा है। हम जैसे लोग उनको इतना सपोर्ट करते हैं, आप भी खुद सपोर्ट करते होंगे सेड्रिक मैकमिलन को। तो सेड्रिक मैकमिलन के पास एक कंप्लीट फाउंडेशन है, कैपेबिलिटीज है कि वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। लेकिन हर साल मिस्टर ओलंपिया के पोजिंग को देखने के बाद उनके सारे फैंस नाराज हो जाते हैं और हमेशा सोचते हैं कि क्या सेड्रिक मैकमिलन कभी मिस्टर ओलंपिया बन भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सेड्रिक मैकमिलन सिर्फ एक ही चीज को लैक करते हैं और वो है ड्राई हार्ड पॉलिश्ड कंडीशनिंग। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था शॉन रे का rxmuscle.com के ऊपर, और शॉन रे को भी ये बात पूछी गई थी कि वो सेड्रिक मैकमिलन के फिजिक के बारे में और उनके कंडीशनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो शॉन रे ने काफी फनी सा आंसर दिया था। शॉन रे ने कहा था कि सेड्रिक मैकमिलन की फिजिक एक डर्टी डल लैम्बोर्गिनी की तरह दिखती है। जो एक लैम्बोर्गिनी आपको पता है कार, लेकिन उसके ऊपर अगर आप कंप्लीट डस्ट स्प्रे कर देंगे तो उस तरह की फिजिक्स लेके आते हैं सेड्रिक मैकमिलन। सुनने में काफी फनी लगता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डीप समझे तो शॉन रे यहाँ पे पूरा मैसेज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं आज आपको एक शॉन रे की क्लिप भी प्ले करके दिखाऊंगा जो मैंने rxmuscle.com के यूट्यूब पेज पे देखा था। तो आप ये भी देख लीजिए कि शॉन रे सेड्रिक मैकमिलन के बारे में क्या सोचते हैं। आप वो पूरा क्लिप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। He suffered a scare a few years ago and wound up at the Olympia and not able to compete because of some dehydration issues, trying to satisfy what we want from him, and that's to be ripped and peeled. It didn't work. He missed the Olympia, wound up in the hospital. That's enough to scare you straight. He probably doesn't want to go to that extreme, and not to mention he's one of the few guys that has a full-time job. That'll get in the way of preparation. And he also was unsure whether or not he could actually compete in the Olympia because he was short on points until he got the special invite. Mr. Olympia is not something you get ready for on a few short weeks' notice.
or in a few short months. This is something you have to train all year for. I don't think he had a full year of preparation for this competition, nor do I believe he's willing to do the things to dry out to put himself in the mix because he got scared a few years back. And I think we're just getting the best of what he has to offer. I don't think Cedric McMillan can go to the extreme that we want him to put himself in the mix. सो दोस्तों, आपने शॉन रे का इनसाइट तो देख ही लिया होगा, प्लस मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की। तो गूगल के ऊपर मुझे थोड़े से रिपोर्ट्स मिले सेड्रिक मैकमिलन के, जो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था उसके ऊपर रिपोर्ट्स मिले हैं। सो जो इस रिसर्च से बात सामने निकल के आई है वो यह है कि 2015 के मिस्टर ओलंपिया में थोड़े ही वीक्स बाकी रह गए थे, लेकिन सेड्रिक मैकमिलन ने उस ओलंपिया में कम्पीट नहीं किया, इसलिए क्योंकि डायरेटिक्स को सेड्रिक मैकमिलन ने यूज़ किया था और डायरेटिक्स के यूज़ की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और इतना सीवियर कंडीशन हो गया था कि उनको ऑफ कोर्स वो कम्पीट तो नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बॉडी की कंडीशनिंग भी काफ़ी सीवियर हो गई थी। और दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा कि डायरेटिक्स का यूज़ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और ये काफ़ी हैवी मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से एक ड्राई लुक आप लेके आ सकते हैं स्टेज के ऊपर, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने डायरेटिक्स को यूज़ किया है और उसकी वजह से उनको बैन किया गया था। कई सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर प्रीवियस मेरे जो चैनल के ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन डायरेटिक्स कोई आम ड्रग नहीं है, ये आपके हार्ट के साथ, आपके आर्टरीज के साथ खिलवाड़ कर सकता है। काफ़ी डेंजरस ड्रग होता है डायरेटिक्स। सो एक क्विक शॉर्ट इन्फो डायरेटिक्स के बारे में यह है कि हैवी अमाउंट में अगर आप डायरेटिक्स को यूज़ करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेशन में डाल सकता है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, जो मानिए मेरी बात, काफ़ी हैवी क्रैम्प्स होते हैं या आप खड़े भी नहीं रह सकते। पॉल डिलेट का आपको पता होगा इंसिडेंट के बारे में कि पॉल डिलेट स्टेज के ऊपर कोलैप्स हो गए थे। उसके साथ आई थिंक मोहम्मद बिन अजीज़ा एक बॉडी बिल्डर है जिसकी वजह से डायरेटिक्स उन्होंने यूज़ किया था, उनकी डेथ हो गई थी। आई थिंक 1999 में मार्कस रूल ने डायरेटिक्स को यूज़ किया था, उसी की वजह से उनको बैन किया गया था उस साल कम्पीट करने की वजह से। सो डायरेटिक्स दोस्तों काफ़ी डेंजरस ड्रग है बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में। सो इसको अगर समअप किया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न था कि सेड्रिक मैकमिलन को जब हॉस्पिटलाइज किया गया था तो वो कहीं ना कहीं डर गए होंगे कि यार डायरेटिक्स को यूज़ करके एक ड्राई कंडीशनिंग तो अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ना चलते मेरे बॉडी के ऊपर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होने लगे, अगर मेरे हार्ट रेट ज़्यादा हो गए, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, मसल क्रैम्प्स हो गया और स्टेज के ऊपर मैं गिर जाता हूँ और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मुझे डेथ आ जाती है, अगर मैं मर जाता हूँ, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सेड्रिक मैकमिलन सही है, काफ़ी स्मार्ट मूव है ये। सेड्रिक मैकमिलन बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते डायरेटिक्स को हैवी अमाउंट में यूज़ करके, और ऑफ कोर्स डायरेटिक्स यूज़ करके वो एक ड्राई कंडीशनिंग को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए तो आई थिंक सेड्रिक मैकमिलन यहाँ पे एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं, हैवी अमाउंट में डायरेटिक्स को यूज़ नहीं करना चाहते। सो अगर आप बाकी कंटेंडर्स की बात करें तो बाकी कंटेंडर्स भी ऑफकोर्स थोड़े बहुत अमाउंट में डायरेटिक्स को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आई बिलीव कि सेड्रिक मैकमिलन ये रिस्क नहीं लेना चाहते जो बाकी कंटेंडर्स ले रहे हैं, और इसी की वजह से आई थिंक उनकी कंडीशनिंग भी काफ़ी लैक होती है। डायरेटिक्स का यूज़ करने के बाद शायद वो आ जाए क्रिस्प कंडीशन में, लेकिन अगर उनके बॉडी के ऊपर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होने शुरू हो गए तो वो ये एक्सट्रीम अमाउंट स्टेप नहीं लेना चाहते, वो एक किलर इंस्टिंक्ट नहीं रखते, एक्सट्रीम साइड पे अपनी बॉडी को नहीं लेना चाहते, और इसी की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं उनके कंडीशनिंग में भी काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। सो दोस्तों ये तो हो गया एक रीज़न, लेकिन इसके ऊपर एक पैराडॉक्स सवाल ये खड़ा होता है कि सेड्रिक मैकमिलन हमेशा आर्नोल्ड क्लासिक में कंडीशन लेके आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर ओलंपिया में ऑफ कंडीशन होता है। ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? और ये सही सवाल है। अगर आपके मन में सवाल उठता है तो मैं समझ सकता हूँ कि सेड्रिक मैकमिलन ने जब 2017 में आर्नोल्ड क्लासिक जीता तो वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन और वन ऑफ द बेस्ट पैकेज लेके आए थे सेड्रिक मैकमिलन। तो ऑफकोर्स तभी भी उन्होंने इतना हैवी अमाउंट ऑफ डायरेटिक्स को यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशनिंग अगर वो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज के ऊपर लेके आ सकते हैं तो मिस्टर ओलंपिया में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इसके ऊपर अगर मुझे कुछ जस्टिफिकेशंस देने होंगे तो थोड़े बहुत है मेरे मन में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो जस्टिफिकेशन ये है दोस्तों कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके सेल्फ बिलीफ के ऊपर।
सेड्रिक मैकमिलन का आई थिंक सेल्फ बिलीफ ये होगा कि उन्हें ये लगता होगा कि शायद मेरी बॉडी एर्नोल्ड क्लासिक के लिए बनी है, मिस्टर ओलंपिया के लिए नहीं बनी। मिस्टर ओलंपिया में इतने टॉप कंटेंडर्स है, शायद मैं उनसे हायर प्लेस नहीं हो सकता, शायद मेरा गेम एक एर्नोल्ड क्लासिक तक ही लिमिटेड हो चुका है और शायद मैं एर्नोल्ड क्लासिक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू मिस्टर ओलंपिया। तो मुझे लगता है कि सेड्रिक मैकमिलन ने अपने सेल्फ बिलीफ तो कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है सिर्फ एर्नोल्ड क्लासिक के ऊपर, और इसलिए वो एर्नोल्ड क्लासिक में इतनी अच्छी कंडीशनिंग लेके आते हैं, लेकिन मिस्टर ओलंपिया में इतनी कंडीशनिंग अच्छी नहीं ले आ पाते। सेकेंड रीज़न यह है दोस्तों, आई थिंक पॉलिटिक्स भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। आप जानते हैं कि IFBB के शोज़ में स्पेशली मिस्टर ओलंपियास कई बार बदनाम हो चुका है उनके डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। सो सेड्रिक मैकमिलन को देखा जाए तो आई थिंक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर प्ले करता है जो उनकी प्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा ड्रॉप होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिक्स नंबर 1 फैक्टर है, लेकिन एक मेजर फैक्टर ज़रूर है। अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर खुद इतने प्रोमोटर है बड़े बॉडी बिल्डिंग के, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर खुद सेड्रिक मैकमिलन की एस्थेटिक फिजिक को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन जब बात IFBB के मिस्टर ओलंपिया की आ जाती है तो आई थिंक जजेस का भी एक काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा सेड्रिक मैकमिलन के प्लेसिंग्स को हर्ट करने के लिए। सो थर्ड रीज़न जो मुझे लगता है कि सेड्रिक मैकमिलन की कंडीशनिंग में इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये एक थोड़ा सा आपको वियर्ड रीज़न लगेगा, लेकिन ये काफ़ी मेजर फैक्टर प्ले करता है, और वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मतलब मेरा ये है कि जब भी आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे जाके compete करते हैं या किसी और शहर में जाके compete करते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी एक काफ़ी बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है आपके ओवरऑल कंडीशनिंग के ऊपर। इसको अगर सबसे सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आप क्रिकेट को फॉलो करते ही होंगे। सो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने होम टाउन के ऊपर काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी अदर कंट्री में जाते हैं, अदर ग्राउंड पे जाके खेलते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ जाता है। सो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी एक काफ़ी मेजर फैक्टर होता है कि कोई प्लेयर कॉन्फिडेंट होता है अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए। होम ग्राउंड पे वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल तरीके से खेल सकता है, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ से उठा के आप किसी और कंट्री में लेके जाएंगे, किसी और पब्लिक के ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पे जाके उसको बोलेंगे कि वहाँ पे जाके खेलो, तो उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है। सो ये कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ की वापस एक बात आ जाती है। आई थिंक सेड्रिक मैकमिलन भी इसी की वजह से थोड़े ना कहीं परेशान होते होंगे, थोड़े ना कहीं उनको एंजाइटी इश्यूज होते होंगे, और उसी की वजह से कंडीशनिंग उनकी हर्ट होती होगी। सो कोलंबस में तो वो अच्छा खेल लेते हैं, कोलंबस शायद वहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगता होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट उनको काफ़ी जचता होगा, और उसी की वजह से जब भी एर्नोल्ड क्लासिक होता है कोलंबस में, तो वहाँ पे सेड्रिक मैकमिलन काफ़ी अच्छा पैकेज लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही वो IFBB के शोज़ में जाके कम्पीट करते हैं, लास वेगस हो गया और भी कई शोज़ हैं, तो वहाँ पे उनकी प्लेसिंग काफ़ी हर्ट होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, और इसी की वजह से उनकी चेंजिंग कंडीशनिंग। सो दोस्तों, ये तो हो गया मेरे टॉप 3 रीजंस जो मैं समझता हूँ कि सेड्रिक मैकमिलन की कंडीशनिंग के बहुत बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं उनके ड्रॉप ऑफ कंडीशनिंग। बट अब मैं आपको सेड्रिक मैकमिलन की खुद की एक पोस्ट भी दिखाऊंगा जहाँ पे सेड्रिक मैकमिलन ने बताया है कि उनकी कंडीशनिंग ऑफ की होती है। सो ये जो फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक इंस्टाग्राम का पोस्ट है, सेड्रिक मैकमिलन ने रिसेंटली पोस्ट किया था, आई थिंक पता नहीं 2-3 साल पहले का पोस्ट होगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेड्रिक मैकमिलन ने लिखा है, टू whom it may concern, I, Cedric McMillan, post this video as a digital verification that to look halfway decent before the show Sunday, just in case my body goes to shit, as it usually does when the anxiety kicks in. Furthermore, I might drink some alcohol before I go to the show. So if I slap somebody or do some freaky shit, don't hold it against me, especially if it comes the anxiety down. So इसका मतलब यह है कि सेड्रिक मैकमिलन यहाँ पे ये कहते हैं कि आप, मुझे भी पता है कि वीक्स आउट बिफोर द शो मेरी कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ मेरी कंडीशनिंग काफ़ी सफ़र होती है, और उसका मेन फैक्टर है एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से मेरी कंडीशनिंग काफ़ी सफ़र होती है, और इसलिए मेरी बॉडी इतनी ऑफ लगती है जब मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ। प्लस मैं स्टेज के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ ताकि मेरी एंजाइटी कंट्रोल में रह सके। अब ये पोस्ट कितना लेजिटिमेट है, क्या ये एक प्रैंक पोस्ट है, क्या ये एक सीरियस पोस्ट है, मुझे पता नहीं, लेकिन सेड्रिक मैकमिलन ने खुद ये पोस्ट किया है तो सच मान के चलना होगा, क्योंकि कोई भी एथलीट इस तरीके से पोस्ट करेगा नहीं। सो एंजाइटी, सेड्रिक मैकमिलन कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है उनके
कंडीशनिंग को हर्ट करने के लिए। प्लस वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जब वो स्टेज के ऊपर जाते हैं। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स है दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, लेकिन यस, एंजाइटी एक काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे ही आप एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे, आप स्टेज चेंज कर देंगे, तो सेड्रिक मैकमिलन वहाँ पे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, और उसी की वजह से उनकी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो सेड्रिक मैकमिलन की कंडीशनिंग के प्रॉब्लम को लेके, जो मैंने सारे फैक्टर्स को कवर कर दिया है। प्लस अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ फैक्टर्स को मिस आउट कर दिया है, अगर आपके कुछ व्यूज है इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि सेड्रिक मैकमिलन कंडीशनिंग क्यों नहीं ला पाते। मान के चलिए दोस्तों, मैं सेड्रिक मैकमिलन को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनको डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। मैं काफ़ी बड़ा फैन हूँ सेड्रिक मैकमिलन के फिजिक का, उनके करिश्मा का, उनके स्टेज प्रेजेंस का, उनके पोजिंग का। मैं खुद चाहता हूँ कि सेड्रिक मैकमिलन जीते कभी ना कभी मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि सेड्रिक मैकमिलन के पास वो सारे कैपेबिलिटीज है कि वो मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं। सिर्फ कंडीशनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे वो मार खा जाते हैं, और मुझे काफ़ी दुख होता है कि ऐसा एथलीट जो काफ़ी डिजर्व करता है मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से टॉप 7 में आ जाता है और टॉप 5 प्लेसिंग से बाहर हो जाता है। सो आपके क्या व्यूज़ है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके भी व्यूज़ देखना ज़रूर पसंद करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी इंटरेस्टेड इस टॉपिक के साथ उसके साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट के बारे में जान सके। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसी के साथ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ सब्सक्राइब आइकन क्लिक करते हैं, बेल आइकन क्लिक नहीं करते, और उसी की वजह से यूट्यूब अब तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज, पीस आउट।